नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के प्रकांड पंडित दानवीर देहदानी पंडित शिव नारायण शास्त्री जी का विजयदशमी के दिन बैकुंठ धाम गमन हो गया। इस पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्थानीय सेवा नगर स्थित श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में नगर के अनेक विशिष्ट व्यक्ति पहुंचे। संस्कृत के प्रकांड पंडित दानवीर देहदानी माननीय शिव नारायण जी शास्त्री विजयदशमी के दिन बैकुंठ धाम गमन कर गए थे। शास्त्री जी की पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शुक्रवार को श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर सेवानगर भिवानी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहरगिरी डेरे के संत कैलाशगिरी महाराज ने शिव नारायण शास्त्री जी के दानशीलता को एक उदाहरण बताया। शोक सभा को संबोधित करते हुए आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि शिव नारायण शास्त्री जी उनके लिए गुरु से भी बढ़कर थे। उन्होंने अपनी विद्वता दानशीलता से सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा भिवानी शहर में ही नहीं देश भर में उन्हें संस्कृत विद्वान के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। संस्कृत भाषा के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी बनाए रखने के लिए जीवन भर कार्य किया। उन्होंने अपना सब कुछ समाज को दान कर दिया और अपने निधन के पश्चात अपनी देह मेडिकल छात्रों के लिए दान कर दी। इस श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू, संजय देवसरिया, हनुमान प्रसाद, पवन खरकिया, नाथुराम, जयवीर, लीलू राम, डॉक्टर हरिशंकर बामला, दीपक देवसरिया व महिला शक्ति ने पहुंचकर दिवंगत पुण्य आत्मा शिव नारायण शास्त्री को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुरस्कार उनको मिले एकेडमी से, उज्जैन से या दिल्ली से, जहाँ जहाँ अलग अलग संस्थाओं से। मेरा मानना ये है कि उन पुरस्कारों से शास्त्री जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ा था। उनको पुरस्कार देकर पुरस्कार देने वाली संस्थाओं ने अपने आप को सम्मानित किया। उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हम एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, एक इतने बड़े व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको याद करने के लिए, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपने स्नेह अर्पित करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो श्रद्धांजलि के लिए जो है हम अपने मन की भाषा, अपने विचार, उनके प्रति हमारा भाव, ये सब कुछ आपका यहाँ आने से ही प्रदर्शित है कि आप उनके नाम से यहाँ चलकर आए। तो मैं श्रद्धांजलि के लिए जो है वो हनुमान जी को कहा, हनुमान प्रसाद जी है जिनका ये मंदिर जो है शिव नारायण शास्त्री जी के द्वारा दान किया गया था सिद्ध बाबा शंकर गिरी धर्मार्थ ट्रस्ट को, और उसके महंत होने के नाते आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। और भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ सभी अधिकारी लोग हैं, हमारे वीसी साहब वगैरह, संजय देवसिया वगैरह, लीलू इंदौरिया वगैरह सब यहाँ स्थापित है, धामो जी। और आज हम लोगों ने भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उनको भाव श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। ऐसे महान पुरुष भिवानी के लिए एक ज्योति थे और उनकी पूर्ति कोई संसार में आगे नहीं कर सकता। ये भी सत्य है कि उन जैसे विद्वान और दानी और जिन्होंने अपना शरीर तक को दान कर दिया हो, ऐसे महापुरुषों को हम बार बार प्रणाम करते हैं और भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भगवान उनको खूब शांति दे, जगह दे, उनके परिवार को, सभी को जो आत्मबल दे। पंडित शिव नारायण शास्त्री जी हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से लगभग 4 साल से हम जुड़े रहे और जो हम समझ पाए, पंडित शास्त्री जी ने वेदों का एक ज्ञान था, भारतीय परंपरा, ज्ञान प्रणाली, इनके वो एक प्रकांड ज्ञाता थे और इसी ज्ञान को वो अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। इसी उद्देश्यों के लिए उन्होंने भारतीय प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र की स्थापना की और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को अपना जो निवास स्थान था वो भी दान में दिया। ऐसे ज्ञानी, दानी, महापुरुष इस संसार में बहुत ही कभी कभी मिलते हैं। बहुत सच्चे इंसान थे और हम सब से उनका बहुत गहरा प्रेम था। जब भी कोई विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होता था वो ज़रूर आते थे। उनमें उत्साह, जीने के प्रति उनकी उत्साह, उनमें जो एक ऊर्जा थी
वो भी एक देखने वाली थी। जो सोच, जो ज्ञान, जो मूल्य उन्होंने हम सबके समक्ष रखे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि इन सब मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकें और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिवार को और समाज को जो नुकसान हुआ उस असहनीय क्षति को सहन करने की भी क्षमता हम सबको। माता मंदिर के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रतन शास्त्री जी आज इस दुनिया में छोड़ के चले गए। ये भिवानी नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसकी भरपाई नहीं कर सकेंगे। हमारा और हमारे ट्रस्ट की तरफ से पूरा उनके परिवार के लिए वो करते हैं कि इनको दुख की घड़ी में हम इनके साथ इनकी आत्मा को शांति दे और भगवान अपने चरणों में स्थान दे। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और बोर्ड की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह कहना था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद का पदभार संभालने के बाद श्री वीपी यादव का। बोर्ड परिसर में मां शारदे की पूजा अर्चना के बाद फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा परीक्षा को सुधारवादी कदमों को और अधिक गति देते हुए बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिकाधिक सुदृढ़ किया जाएगा। यह उद्गार श्री वीपी यादव ने आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभालने के पश्चात व्यक्त किए। इससे पूर्व उन्होंने बोर्ड की लॉबी में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बोर्ड सचिव श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार व बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने श्री यादव व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं श्री यादव ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उसे सार्थक सिद्ध करेंगे तथा बोर्ड सचिव व अधिकारियों के साथ मिलकर बोर्ड को उच्च मुकाम पर ले जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद श्री यादव ने कहा कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को बिना किसी हस्तक्षेप के बेहतर तरीके से करवाना रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में अभिवृद्धि के लिए बहुत सराहनीय प्रयास किए गए हैं। अब इन प्रयासों को जारी रखा जाएगा। नई जिम्मेवारी देने पर सबसे पहले तो मैं कंवरपाल खट्टर जी का और शिक्षा मंत्री श्री कंवर सिंह पाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार जताना चाहूँगा इसमें। और जहाँ तक रहा उन्होंने जिम्मेवारी दी है, आगे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बोर्ड को शैक्षणिक तौर पर, क्योंकि एक एग्जामिनेशन नहीं, परीक्षा बोर्ड नहीं, हम सिर्फ शिक्षा बोर्ड भी हैं, तो नई शिक्षा नीति को पूर्णता से, दृढ़ता से लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो नया रोल बोर्ड का है नई शिक्षा नीति के दिन, खासतौर पे परीक्षाएं और मूल्यांकन का प्रारूप है वो बदलेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी। एस्टेट का एग्ज़ाम करवाना और नए सिस्टम और नई नीति को, जिसमें भारतीयता का मूल जो विशेष तौर पे नई शिक्षा नीति में, उसको भी हम दृढ़ता से लागू करेंगे। एस्टेट एक बड़ी चुनौती के रूप में पहले भी एक बार एस्टेट का आयोजन हो चुका है और डॉक्टर जगबीर जी ने जिस तरह की एक पद्धति यहाँ पर विकसित की है, उसको मैंने भला भांति उनके संरक्षण में, उनके नीचे काम करते उसको समझा है। और जिस तरह से किसी तरह की भी कोई कितने सालों में कोई किसी तरह की भी पेपर लीकेज या अन्य अनियमितताएं कभी नहीं हुई, उसी तरह से उनके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया है उसको हम दृढ़ता से लागू करेंगे। नकल रही तकल नहीं, मौजूदा तो जो सिस्टम अभी है वार्षिक परीक्षा का वही रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी इसकी, जो भी दिशा निर्देश अगर सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटीज़ से आते हैं तो उसके अनुरूप सिस्टम में ढाला जाएगा। और जहाँ तक रहा नकल रहित परीक्षा करवाने का, इसके अंदर भी जो वार्षिक परीक्षाएं होते हैं या स्कूली परीक्षाएं होती है, इसमें भी हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो है फ़ायदा लेते हुए या उस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके कोशिश करेंगे कि उसमें पूर्णतः एकदम रोक लग जाए और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसमें नया क्या करने की मंशा है डॉक्टर साहब? नया तो यही है कि शिक्षा के अंदर जो नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उन आयामों के ऊपर खरा उतरना, उनको दृढ़ता से लागू करना और एक बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित जो है शिक्षा का नया सिस्टम एस्टेब्लिश करना, यही रहेगा प्राप्त। अभी हम सरकार का आदेश की जो है
इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार हमें आदेश देगी उसके अनुसार उसे लागू कर दिया बोर्ड जाएगा। कितना तैयार है 8वीं की परीक्षा? बोर्ड की पूर्णतः 100% तैयारी है। आज कहें तो अगर आज इसी सत्र में अभी से लागू कर दें उसको। हरियाणा शिक्षा बोर्ड देश में टॉप बोर्ड माना जाता है सर। जी। नेपाल से की बात करें, गुजरात की बात करें जी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं, शायद सरकार के अपने उनका एक मॉडल है, उन्होंने सोचा और विचारा है कि हो सकता है एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न की जाए दोनों बोर्डों के बीच में, कि भाई इधर स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा करे, उधर CBSE है, कौन कितना दृढ़ता से अपने आप को गुणवत्ता की तरह से एस्टैब्लिश करता है, ये देखा जाएगा। तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अनुसरण बहुत सारे बोर्ड करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये देश का नंबर 1 बोर्ड बन जाए। अधिकांशतः कार्य बहुत सारे काम तो ऑलरेडी डॉक्टर जगबीर जी ने ऑनलाइन कर दिए थे, और ज़्यादा प्रयास रहेगा। कैसे से इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, इसको हम ऑनलाइन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए पूर्णतः 100% ऑनलाइन हो जाएगा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड के 98 ये जो कार्य है, एक पाठ्यक्रम एक देश एक पाठ्यक्रम का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जैसे जैसे ऑलरेडी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड NCERT की ही किताबें फॉलो करता है, जो कि नेशनल करिकुलम है। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हम जो स्ट्रीमलाइनिंग है नेशनल करिकुलम की, उस लाइन पर ऑलरेडी चल रहे हैं। सर ये आपकी सोच चुनौतियाँ तो देखिए, परीक्षाएं करवाना अपने आप एक चुनौतियाँ होती हैं, और उसके अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल किया है। जैसे एस्टेट की नकल रहित परीक्षाएं होती हैं, उसी तरह से भी जो विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं उनको भी 100% नकल रहित बनाएंगे। ब्लूप्रिंट और उठाने जब ये यूनियन रही होंगी, और जब विद्यालय की जो मैनेजमेंट है, सिस्टम है, उच्च अधिकारी हैं, वो हर समस्या का समाधान करेंगे, तो यूनियन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उससे पहले ही डॉक्टर जगबीर जब जाए, उनके बाद धीरे धीरे सभी यूनियन अगर ख़त्म होगी, मतलब उनकी सभी मांगे तकरीबन सब पूरी कर दी गई हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। तो आप कर्मचारियों की कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, तो उसको कैसे सोल्व किया जाए? जो भी समस्याएं आएंगी, उनकी मांगे होगी, उस पर पूरा विचार किया जाएगा, और जायज़ होगी उनको पूरा भी किया जाएगा। 8वीं के बोर्ड को लेकर के सर, क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कई रोड़ा अटकाए हुए, जैसा कि डॉक्टर जगबीर सिंह ने उस दौरान मंच पर भी कहा कि कहीं ना कहीं से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं चाहती कि 8वीं का बोर्ड लागू किया जाए। ये जो केस है, ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है, और जो भी निर्णय देंगे माननीय उच्च न्यायालय, वो हम सबको मंजूर होगा। ठीक है ना। अब हमारे कहने से या प्राइवेट एसोसिएशन के कहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर मैं दूसरा कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर माननीय न्यायालय ने किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है। तो एक तरह से ये ग्रीन बोर्ड है, मतलब ग्रीन सिग्नल है टू गो अहेड विद द एग्जामिनेशन। और जब भी सरकार का हमें आदेश होगा, उसके लिए हम तैयार हैं परीक्षा करवाने के लिए। स्थानीय हांसी गेट स्थित KM पब्लिक स्कूल में वार्षिक पत्रिका उषा किरण का विमोचन किया गया और प्रबंधन समिति का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर महासचिव श्री राजेश मोडा ने पूरी प्रबंधन समिति की ओर से विद्यालय को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के अलावा स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद रहे। शुक्रवार को KM पब्लिक स्कूल में कार्यकारिणी समिति द्वारा वार्षिक पत्रिका उषा किरण का विमोचन किया गया। इस अवसर पर किरोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रमेश मोडा, महासचिव श्री राजेश मोडा, विद्यालय अध्यक्ष श्री मनीष सिंघानिया, कोषाध्यक्ष श्रीमती वंदना सिंघानिया, विद्यालय प्रबंधक श्री आनंद बासिया, कानूनी सलाहकार श्री जितेंद्र गोयल, प्राचार्य श्रीमती रेणु सैनी, उप प्राचार्य श्री मुकेश मेहता, प्रबंधक समिति के सदस्य श्रीमती अनीता शर्मा, श्री सुनील शर्मा, भिवानी के गणमान्य व्यक्ति, गतिविधि प्रभारी श्रीमती सारिका व विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं महासचिव राजेश मोडा ने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए प्रबंधक समिति की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सेठ किरोड़ीमल को स्मरण करते हुए पूरे स्टाफ को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। वे दीपावली के पावन पर्व पर विद्यालय को अग्रिम बधाई दी तथा विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विद्यालय की तरफ से गणवेश देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद भी किया। और मैं KM पब्लिक स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ और किरोड़ीमल ट्रस्ट के ट्रस्टी हूँ मैं। और ये स्कूल जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के
पक्ष में हमारे पक्ष में आया था और हमने स्कूल को मैनेजमेंट कमेटी बना लिए है और आज हमारा इसका एक मीटिंग है। जीवन तो बहुत अच्छा था और पद चिन्हों पे उनके चल रहे हैं और शिक्षण संस्थान जो बनाए हैं वो उनको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। 15 सितंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेठ किरोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट द्वारा संचालित केएम पब्लिक स्कूल की नई मैनेजमेंट का गठन किया गया है, जिसमें मनीष सिंघानिया प्रेसिडेंट है, श्री रमेश कुमार जी मोडा वाइस प्रेसिडेंट है, राजेश मोडा सेक्रेटरी हैं और वंदना सिंघानिया ट्रेजरर है। और हम सब का यही प्रयास है कि सेठ जी के द्वारा ये बनाई गई शिक्षण संस्थाओं को हम बहुत ही सुचारू रूप से चलाएं और हमें परमात्मा ये शक्ति दे कि सेठ जी ने जो भिवानी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य शिक्षा का स्थापित किया था उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किरोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट का लीगल एडवाइज़र हूँ। मुझे केएम पब्लिक स्कूल के अंदर मैनेजिंग कमेटी के अंदर भी सदस्य बनाया गया, लेकिन हमारा सबसे मेन उद्देश्य है जो किरोड़ीमल जी ने पौधा लगाया है उस पौधे को आगे बढ़ाना है और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाना है। कोई भी किसी प्रकार की हम इसके अंदर किसी की दखलंदाजी या कोई किसी प्रकार की हम नहीं करें, इसको हमने काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जाना है। भिवानी के लिए शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा योगदान प्राप्त। पंचकुला में हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों की घोषणा की। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव 30 अक्टूबर को होंगे तो पंच और सरपंच के चुनाव 2 नवंबर को होंगे। इस कार्य के लिए 11 से 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। वहीं इसके लिए चुनावी खर्च भी निर्धारित कर दिया गया है। जितने भी स्पीचेज धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, हम उन्हें पूर्ण संरक्षण देंगे और प्रजनन सेंटर के माध्यम से उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे। यह कहना था हिसार से आए वन्य जीवन विभाग के डायरेक्टर का। गौरतलब है कि 1 से 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वन्य जीवन सुरक्षा सप्ताह के दौरान करवाई गई प्रतियोगिताओं के चलते स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वन्यजीव विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, जिसके चलते आज विभिन्न विद्यालयों में आयोजित हुई वन्यजीव पर आधारित प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर हिसार से आए वन्यजीव विभाग के डायरेक्टर ने बताया कि जानवरों के विलुप्त होने की वजह हम हैं। उन्होंने कहा कि जो स्पीसीज लुप्त हो चुकी हैं उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता, किंतु जो स्पीसीज लुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें संरक्षण देकर बचाया जा सकता है। इसके लिए भिवानी में भी प्रजनन सेंटर खोला गया है ताकि जानवरों को लुप्त होने से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने भिवानी में एक नए शेर को लाने की बात भी कही। ये सन 1955 से जो है 2 अक्टूबर से लेके और 9 अक्टूबर तक जो है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जाता है। आज हम जो है 68वां जो है वन्य प्राणी सप्ताह जो है मना रहे हैं। इसमें जो है हमने जैसे 2 तारीख से शुरू करके, जैसे मेरे अंडर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद और दादरी, तो हमने जैसे 2 तारीख से शुरू करके जो है प्रतिदिन जो है एक ज़िले में हम इस प्रकार का आयोजन करके जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वन्य प्राणी सप्ताह को मना रहे हैं। जैसे कल जो बीता हुआ कल है उसमें यमुनानगर में मंत्री जी महोदय की अध्यक्षता में जो है ये जो है स्टेट लेवल का वन्य प्राणी जो है सुरक्षा सप्ताह का दिन मनाया गया था। कल इसका हम समापन करेंगे हिसार में। इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारी जो लोगों के अंदर ये संवेदना पैदा करना कि वन्य जीव हमारे जीवन में क्यों महत्व है, उनका जो है हमारे अगर वो जो हमारा जो चक्र है जीवन चक्र उसके अंदर उनका क्या महत्व है, हमें जो ये इस लोगों को ये समझाना है, अवेयर न करना है कि उनकी सुरक्षा किस प्रकार होगी, उनका जो रहना आवास क्या है, उस आवास की हम सुरक्षा कैसे करेंगे, ये चीज़ें जो है हम उनको बताना है लोगों को हमने ये भी समझाना है कि अगर सांप या गो है या जो भी जीव है उसका महत्व है और उसको जो है अगर वो उनके घरों में आता है तो हमें जैसे ही हमें फ़ोन करते हैं हम अपनी टीम से उनको रेस्क्यू करवा के दूसरे जगह पे छोड़ सकते हैं। तो अब लोगों को हमने ये भी बताया, इस सप्ताह के दौरान भी बता रहे हैं, वैसे भी जैसे हम जो है जब भी कोई फंक्शन होता है हम बता रहे हैं कि किसी भी जानवर को अगर जो वन्य जीव है वो आदमी के को दिखता है और वो आदमी को उससे खतरा महसूस होता है तो हमारी टीम को वो फ़ोन करे तो हमारी टीम उसको रेस्क्यू करेगी, उसका बचाव करेगी। सुमित जी, मुझे क्या कहेंगे आज आपको इनाम दिया गया है? मेरे कहना चाहती हूँ क्या ये कंपटीशन वन्य प्राणी जीवों पे रखा हुआ है
और मेरा पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आया है। और जीव हमारी तरह होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जी, क्या नाम आपका? डोली। जी डोली, क्या कहेंगे? वन्य जीवन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया था। उसमें हमें वन्य जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। मैंने ही पार्टिसिपेट किया था और मैंने प्रथम स्थान हासिल किया। किस चीज़ की पेंटिंग बनाई थी? वाइल्ड लाइफ के ऊपर। जानवरों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुझे बहुत जानकारी मिली कि हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही जीव हैं, उन्हें जीने का अधिकार है। उन्हें भी जीने का अधिकार है जैसे हमें है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं चरखी दादरी से आई हूँ और यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था और वहाँ पे बहुत अच्छा जगह अच्छे से प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया था और हमें जानकारी मिली कि वन्य जीव प्राणी हमें लुप्त होते जा रहे हैं और उन्हें हमें कैसे बचाएं, हमें क्यों बचाना चाहिए, हमें सब चीज़ के बारे में जानकारी मिली है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि वन्य जीव को बचाओ, क्योंकि ये हमारा जीवन है। शुक्रवार को सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के बच्चे FSTC फ्लाइंग स्कूल के शैक्षिक भ्रमण के लिए गए। वहां पहुंचने पर कैप्टन सचिन द्वारा डायरेक्टर, प्रिंसिपल, स्टाफ एवं बच्चों का हार्दिक स्वागत किया गया। यहां विद्यार्थियों को एयरक्राफ्ट संचालन और नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को FSTC फ्लाइंग स्कूल का भ्रमण किया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को कैप्टन सचिन द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन किया गया व उन्होंने इस क्षेत्र की उपलब्धियों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया व भविष्य में इसे व्यवसाय के रूप में चुनने का विकल्प समझाया व विभिन्न एयरक्राफ्ट को दिखाते हुए उनकी विशेषताओं को इंगित किया। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को कॉकपिट में ले जाकर व्यक्तिगत रूप से उनकी जिज्ञासा को शांत किया। कैप्टन उद्यम ने छात्रों को एयरक्राफ्ट के संचालन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी व छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। वहीं फ्लाइंग कमेटी के द्वारा विद्यार्थियों को अल्पाहार भी वितरित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ स्कूल शिक्षक बलराम, राजकमल, गुंजन यादव, आकाश, सौरभ, रश्मि व अनुराजा आदि भी उपस्थित रहे। My name is Divyanshi and I'm from St. Xavier's School. And today we have visited FSTC Flying Aircraft in Bhiwani. And I'm very grateful to our school that they have given me this opportunity that I can stand here and I can learn about many things about the aeroplanes and airplanes here standing. And I have learned many things from the teachers and from the aircraft teachings that they have given me this opportunity, and I'm very thankful to my school that they have given me this opportunity that I can stand here and I can learn about these air. सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की छात्रा हूँ और यहाँ पर हमें मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है, क्योंकि बचपन से ही हमें एयरप्लेन वगैरह में मतलब शौक़ है उस के बारे में जानने का, और हमारे विद्यालय ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसके लिए हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हमें कितनी सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके चलना पड़ता है कि हमें मौसम देखना होता है, हमें सब कुछ चीज़ें उस अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है और किस तरीके से हमारा यहाँ पे हम आ सकते हैं, कौन कौन से हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस। फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे मैं सीनियर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ और आज सेंट जेवियर्स स्कूल जो भिवानी में है उसके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे। तो 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं उन्हें ये जानकारी दी गई कि एज अ कमर्शियल पायलट उन्हें अपने आप को कैसे ढालना है और अगर आगे इस करियर में इन्हें इस फील्ड में इन्हें जो करियर बनाना है तो उस चीज़ के लिए उन्हें क्या क्या तैयारियां अभी से करनी है। उन्हें पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पे। उन्हें ये तक बताया गया है कि फ़िज़िकल मेंटल फिटनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ये भी समझाया गया है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, टीचर्स की बातें जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें जो दी जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और FSTC फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मैं इतना आपको एक भरोसा दिला सकता हूँ कि सेफ्टी और जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है
वो पूरे भारत देश में आपको कहीं इस प्रकार की नहीं मिलेगी जो एकदम बेस्ट है हमारे पास। हमारे सिर्फ फ्लाइंग स्कूल्स ही नहीं है, हमारे सिमुलेटर सेंटर्स भी हैं जो गुड़गांव और हैदराबाद में है। हमारे अभी फ्लाइंग स्कूल एक भिवानी में है, नारनौल में है। ऑलरेडी हमारे पास 13 जहाज़ हैं जिसमें से एक मल्टी एयरक्राफ्ट भी है, और जल्द ही भविष्य में यहाँ पे आप अगर मैं कहूँ तो हमारे पास और 25 जहाज़ आ रहे हैं। 2 और बेस की ऑलरेडी फाइनल डीलिंग्स हो चुकी हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, और FSTC पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल है बनेगा। ये हमारा एक ड्रीम है और उस राह पे हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, चल चुके हैं। Like St. Xavier's has its own tradition of teaching the students into a practical mode. That is why we brought them to this airbase, where we showed them how they can be a good pilot, what career choices they have, whether it be it a commercial, whether it be it Air Force, whether it be it anything. So this was a way to move them through a 4 wall of learning into a practical learning. मौसम विभाग द्वारा आगामी 2-3 दिन में बरसात होने की संभावना बताए जाने को लेकर किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। गौरतलब है कि किसान वर्ष भर मेहनत कर अपनी फसल मंडी में लाता है, जहां खुले में पड़ी फसल के बर्बाद होने का डर उसे सताता रहता है। वहीं मैनेजर और सुपरवाइजर्स ने फसल को ढक कर रखने की सलाह दी है। भिवानी अनाज मंडी में बाजरा, कपास सहित फसलों को लाने वाले किसानों का कहना है कि अनाज मंडी के शेड अनाज से भरे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें दुकानों के बाहर ढेरिया लगाकर अपना अनाज रखना पड़ता है, और यदि अचानक बरसात हो जाती है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसके चलते उन्हें उचित भाव भी नहीं मिलेगा। किसानों ने बताया कि बरसात के चलते खरीद बंद होने की सूचनाएं भी उन्हें मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। किसान रण सिंह, दयानंद, प्रदीप, श्री कृष्ण व साधुराम ने मांग की है कि उनकी फसल मंडी में लाते ही उठान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि वे बरसात के प्रकोप से बच सके। वहीं भिवानी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुभाष मित्तल ने कहा कि मौसम खराब हो गया है तथा बरसात की भविष्यवाणी के चलते काफी समस्याएं किसानों व आड़तियों को आ रही हैं। ऐसे में जल्द से जल्द फसल उठान की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। इस बारे में हैफेड मैनेजर नवीन कुमार व मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी आड़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने तिरपाल व कवर शेड तैयार रखें तथा फसल को बोरियों में भरकर रखें, क्योंकि खुले में ढेरिया लगाने से बरसात में फसल खराब हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अनाज की भरी बोरियों को क्रेट के ऊपर रखें ताकि वे बरसात में ना भीग पाएं। उन्होंने बताया कि भिवानी अनाज मंडी में बाजरे की 28,000 क्विंटल खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 2,000 क्विंटल का उठान कार्य चल रहा है। किस प्रकार की व्यवस्था है? और व्यवस्था क्या है कि आज मंडी को 2 दिन बाजरा ले जाएंगे नहीं। एक तो ये बारिश आ जाए तो अनाज को कहाँ घेरे, मेरा नुकसान से जी बारिश आ गई तो गवर्नमेंट पास ले को नहीं। मांग के है कि बाजरा आज ले आज उठना चाहिए, जो पहले का पड़ा वो जगह नहीं खाली। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन 2 दिन तक खरीद बंद बताओ है, माल उठता को नहीं, उठे बना बनी को गिरा। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान है, बारिश आ गई तो सारा नुकसान है। तो सरकार से मांग क्या करते हैं? मंदिर भाव जब सरकार दिया है माल में उठाओ खरीद लो। काम तो जैसे और यो मौसम तो बता रखा है, जमींदार जी ले आओ तो डटे को नहीं माल में, और जी यो खराब तो हो जाए ना तो फिर यो बड़ा नुकसान तो होगा। और ये जी फार्म ये है ना वो ये शेड इनका नीचे गिरवावा संभाल तो और इनका नीचे ठीक काम हो गया है। किसान भाइयों से एक तो मेरी विनती है, मौसम को देखते हुए 2-3 दिन लेट लेके आ जाए, फसल को 2 दिन बाद लेके आ जाएं। दूसरी बात ये है कि हमने सभी आड़तियों को आदेश दे रखे हैं, सबके पास अपने अपने तिरपाल और कागज़ हैं और कवर शेड हमारे पास हैं। ज़मींदार का जो माल आया हुआ है, जो भरा हुआ है, सभी आड़तियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो उनका बचाव करते हुए उनके ऊपर तिरपाल डालेंगे। 1 तारीख से शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है। अभी तक हमने 28,000 क्विंटल के लगभग खरीद कर लिया है, ठीक है। और आज थोड़ी बारिश का मौसम होने के कारण थोड़ा सा काम ढीला है। हमारा लगभग उठान 2,000 क्विंटल के आसपास उठान हो चुका है, स्मूथली चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मौसम विभाग में लगातार 3 दिन का जो मौसम खराब होता है, अगर बारिश है किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं? व्यवस्थाएँ हमारे पास वैसे आड़तियों को करनी होती है, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि वो अपना तिरपाल है वो कवर करके रखें,
अनाज के ऊपर अपना अनाज है उसमें बोरियों में भर के रखें, अच्छे से क्रेट के ऊपर रखें। और बताओ। प्रदेश में रोहतक के नज़दीक गोहाना में राज्य स्तरीय महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होने के लिए नगर परिषद भिवानी के अनेक पार्षद, चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के नेतृत्व में रवाना हुए। शुक्रवार को पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के साथ गोहाना के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि गोहाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव में शामिल होने के लिए स्थानीय रेलवे रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय से पार्षदों का एक जत्था भिवानी से गोहाना के लिए रवाना हुआ। आज गोहाना में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के कार्यक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हम सभी पार्षद उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, भिवानी वासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ साथ में हम सभी पार्षदों की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से भाई अंकित जी को जन्मदिन की बहुत शुभ। आज सभी पार्षद और नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हम सभी गोहाना के लिए निकल रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी जनता को संबोधित करेंगे। हमारे भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि वैसे तो 8 तारीख की है, पर आज 7 तारीख को गोहाना में भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। तभी पार्षद साथी सभी इकट्ठे। रॉक बॉल वॉलीबॉल की तरह खेला जाता है और जल्द ही इस खेल को भी एशियन गेम्स में शामिल कर लिया जाएगा। यह कहना था रॉक बॉल फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेम्स डब्ल्यू फेगर का। भिवानी में फेडरेशन के उप प्रधान कमल सिंह के निवास स्थान पर पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। रॉकबॉल फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेम्स डब्ल्यू फेगर भिवानी में रॉकबॉल फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल सिंह प्रधान के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं जेम्स डब्ल्यू फेगर ने कहा कि रॉकबॉल खेल जल्द ही एशियन गेम में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रॉकबॉल वॉलीबॉल की तरह ही खेला जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अहलावत, राष्ट्रीय महासचिव गौरव देशवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्छ तालमेल सुनीता खुराना, प्रदेश उपाध्यक्ष मीरा, नरेंद्र धोलिया गागड़वास, अशोक सिवाच, अनिल शेषमा, हरदीप टाला, मुकेश शर्मा ढानीमाहू, राजकुमार सांगा आदि अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। They want to know in this game it's good to have skills from volleyball to begin with. I consider volleyball a training sport for rockball. For rockball, you have to have more skills to score points and to win a game. Everybody needs to understand something about the difference between volleyball and rockball. When I invented rockball in 1980, that's 40 years ago, I'm the one who created kicking volleyballs. I'm the one who created overhand hitting volleyballs, unrestricted hitting, okay, and kicking volleyballs. That came from me and nobody else. And the sport has 1 point, 2 points, and 3 point scoring techniques that volleyball does not. So you can do a lot better. You can, as a player, you can make more name for yourself because you can score in different ways in different points. And when I included the sport of rockball with the net like volleyball, I put 2 goals on the end of each one. So it's a little bit more difficult to play. There's more rules to play. There's more rules to play to learn to play rockball than there is volleyball. Volleyball, I like volleyball. Don't get me wrong, I like volleyball. Volleyball is a good sport. But in rockball, unlike volleyball, if you want to win in rockball, you have to serve the ball over the net. And in volleyball, you don't have to do that. You can win if somebody doesn't serve the ball in the net. That to me that's I don't know. It's not acceptable as far as I'm concerned. So there's a lot of differences, and it'll take a long time to explain what they are and the rules of play. But there is a difference, and like I said, without rockball, there's no kicking and there's no unrestricted hitting in volleyball. We invented it. I introduced this
to the Federation International Volleyball Federation in Switzerland. I introduced it to them. This sport was on, CNN World Report. CNN World Report. Mr. Alawat, responsible for that. And he is the main person in India for rockball. No, there's nobody else. There's some talk going on. It's nonsense. I know. I own rockball. And I've been working with Mr. Alawat since 2016. And I trust him and I respect him. And that's why I like him for rockball. Now, the people who are not so good at trying to make a name by using rockball is nonsense. It's fake. And there's words that I can't use on television to express my feelings about it. I was thinking on the drive over here about these people who are trying to steal my sport. And that's what they're trying to do, to steal my sport. Do you know what the word hypothetical means? Hypothetical. Do you know what that means? Hypothetical? Hypothetical. It means... it's like busted. Yeah, it's like not real, but something that could happen, and hypothetically. So, because I don't want to get in trouble. But hypothetically, somebody needs to slap that other person in the mouth for talking about rockball like he owns it, or he invented it, or he's the one who started it in India. He's not. He's not the one who started in India. That's hypothetical. Those people in that other organization. Can I say Rafi? Yeah, it's the RFI and name is Mr. Bhupender Sangwan. Yeah. With this Bhupender Sangwan and one Sunil Singh and one name is I think. फैगर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ आने पर देश में, और हमारी इन्होंने जो इंडिया के लिए प्रयास किए रॉक बॉल के लिए, ये इनका बहुत सराहनीय काम रहा है। काफ़ी स्टेटों में जो है ना, लगभग स्टेट इस रॉक बॉल खेलते हैं, और आने वाले भविष्य में इसका जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम इनका गेम कराने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एशिया चैम्पियनशिप कराएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वॉलीबॉल का ही एक रूप है, वो ज़्यादा अंतर नहीं है, और इसमें लाखों बच्चों का भविष्य तय है। और इसमें स्कूली में भी हमारा इसमें आ गया है ये गेम, और इसका तेलंगाना में भी नेशनल स्कूली नेशनल हो गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये गेम 1982 में फैगर जी इसके वर्ल्ड फाउंडर हैं ये, और इसमें कुछ अपवाद जो इस रॉक बॉल से जुड़े हुए लोग थे, वो इलीगल तरीके से एक तो उन्होंने यहाँ गेम कराए, लेकिन उनका कोई आधार नहीं। मैं इस गेम से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। मैं नेशनल बॉडी का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे कमल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं इस रॉक बॉल से। गौरव देशवाल हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सुनीता जी हैं हमारी एशिया बॉडी में ये पदाधिकारी रहे हैं। और मैं स्पोर्ट्स मैन होते हुए मेरे को ये फैगर साहब ने जो जिम्मेवारी दी, इसको मैं बखूबी जो है निभा रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि ये गेम देश के अंदर फले फूले। और ये रॉक बॉल गेम हैंडबॉल और वॉलीबॉल का मिक्स है थोड़ा। वॉलीबॉल इन्होंने 1982 में इसको डेवलप किया था। उसके बाद 2011 में ये इंडिया के अंदर आया गेम। 2016 में मैंने अलावत सर ने इनके से थाईलैंड में मीटिंग करने के बाद इन्होंने जिम्मेवारी मुझे दी, और अलावत सर के नेतृत्व में हमने यहाँ पे 8 नेशनल करवाए हैं। और उससे पहले इसका एक एशियन चैम्पियनशिप बैंकॉक में हुआ है, और अभी जो था कि हमने 2016 से हम ट्राई करते रहे इस चीज़ को, और उसके कारण 2018 में हमने फाइल लगाई थी इसकी स्कूली गेम के लिए। उसका ओरिएंटेशन तेलंगाना में हुआ था, उसका जिसके फलस्वरूप अभी इस साल जो स्कूली नेशनल होंगे उसमें गेम इंक्लूड कर दिया गया। तो एक तो फ्यूचर ये हो गया कि हमें स्कूली में जो बच्चे हमारे खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हमारा जो जनरल गेम है, खो खो खेलते हैं इंडिया में,
उस तरह ये स्कूल में खेला जाया करेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी में हमारी बात चल रही है MDU में, और जितने भी मीरपुर यूनिवर्सिटी है और तेलंगाना यूनिवर्सिटी है, तो नेक्स्ट ईयर तक ये यूनिवर्सिटी में इंक्लूड हो जाएगा। उससे हमारे जितने बच्चे हैं उनको इसकी सर्टिफिकेट वैलिडिटी हो जाएगी, उनको जॉब मिला करेगी इस गेम से। उसके बाद आता है कि इसके फ्यूचर का जब गेम में हमें बच्चों को किसी को जॉब मिलेगी और हमें उसका बेनिफिट आने लगता है, तो नेचुरल सी बात है कि गेम अपने आप डेवलप होता चला जाता है। और अभी हमें जो फैगर सर बीच में मेन आए थे, इसकी 2 एसोसिएशन थी पहले, अब उन्हें हमने मर्ज करके एक कर लिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो RAFI थी उसको फैगर सर की तरफ से बैन कर दिया गया था परमानेंटली, और कर दिया गया था पहले और अब कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वो लोग कंटिन्यू टूर्नामेंट करवाने लग रहे हैं, जैसे उन्होंने पंजाब में किया था। अभी उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से अब प्रदेश भर के बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्य के लिए स्कूल शिक्षा परियोजना विभाग ने प्रदेश भर के विद्यालयों में पत्र लिखकर महीने के पहले बुधवार को साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को विशेष जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब स्कूल शिक्षा परियोजना ने नया कदम उठाया है। प्रदेश के स्कूल के बच्चे अगर जागरूक होंगे तो फिर वे घर में भी जागरूकता फैलाएंगे, जिससे साइबर ठग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठगों के मकसद को फेल करने के उद्देश्य से ही विभाग ने ऐसा किया है। अब ठग लोगों को नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ही ठगों को परास्त कर सकती है। विभाग के आदेशों के बाद स्कूल बच्चों को जागरूक करने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि विभाग का आदेश मिला था तथा आदेश की पालना के लिए जिले भर के स्कूलों में से भेज दिया गया है तथा स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने का कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की अच्छी पहल है। बच्चे जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक होगा और साइबर ठगी भी रुकेगी। साइबर सुरक्षा और साइबर के खतरों के बारे में छात्रों को सचेत करने के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें हर महीने के प्रथम बुधवार को साइबर सुरक्षा से संदर्भित गतिविधियां करवाई जाएंगी। साइबर फ्रॉड जो लोगों के साथ होते हैं, चीटिंग होती हैं, किस तरह से उनके अकाउंट में सेंध लगाई जाती है, कैसे उनका बचाव किया जाए, इस संदर्भ में एक्सपर्ट के लेक्चर करवाए जाएंगे। पेंटिंग प्रतियोगिताएं होंगी, क्विज कॉन्टेस्ट होंगे, और ये सभी जानकारी हमें विभाग को शेयर करनी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि यंग बच्चे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और कई बार वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो और नए, क्योंकि अभी टैब बांटे गए हैं बच्चों को, तो किसी प्रकार की ठगी न हो जाए बच्चों के साथ, तो महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। मैं राकेश कुमार, केमिस्ट्री लेक्चर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। हम जैसे हरियाणा सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, हम उसके बारे में हर बुधवार को वीकली हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और बहुत अच्छा विषय सरकार ने चुना है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी की जानकारी न होने की वजह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल पड़े हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमारे अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। तो हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि आप किसी को भी अपना OTP ना बताएं, अपना पासवर्ड ना बताएं, अपने बैंक अकाउंट ना बताएं, और अपने पासवर्ड ऐसे बनाएं जो बहुत अधिक सिक्योर हों, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, जिसमें आपके नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो उसमें ना आए। और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट ना बनाएं, और जो बनाते भी हैं तो वो सिक्योर हों बिल्कुल। तो उसके बारे में हम बच्चों को पूरी जानकारी देते हैं। मेरा नाम नितिन सोनी है, मैं मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 क्लास का छात्र हूँ, साइंस स्ट्रीम से। हमारे विद्यालय में हर बुधवार को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। सरकार ने यह बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जिससे हम लोगों को यह पता चल सकता है कि इंटरनेट के ज़रिए जो क्राइम होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, और इस बारे में बहुत जानकारी बहुत अच्छे से टीचर्स बहुत अच्छे से बताते हैं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।